गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो जूम सेशन है उन सब में आप सबका स्वागत है। आप सब यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। जो आज का जूम सेशन है वो है डायबिटीज के ऊपर। डायबिटीज एंड एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल्स, रेज ब्लड शुगर लेवल। आज हम थोड़ा से फैक्ट्स जानते हैं कि डायबिटीज क्या होता है एंड रेज ब्लड शुगर लेवल क्या होता है, बढ़ा हुआ ब्लड का शुगर लेवल क्या होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब भी आप कार्बोहाइड्रेट्स या फिर फैट्स या फिर शुगर अगर आप लेते हैं डायरेक्टली, तो वो पहले सिंपल शुगर में कन्वर्ट होती है, देन आगे बर्न आउट होती है, ऑक्सीडाइज होती है। पहले वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, शुगर में, सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होती है, जैसे ग्लूकोज कह सकते हैं हम, फ्रक्टोज कह सकते हैं, सुक्रोज कह सकते हैं। देन वो फर्दर डिसइंटीग्रेट होती है, ऑक्सीडाइज्ड होती है अंदर जाकर, आपके डाइजेशन प्रोसेस में जाकर, और फिर एज अ न्यूट्रिएंट वो एब्जॉर्ब होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो डाइजेशन होता है, स्पेशली शुगर का डाइजेशन, वो पेंक्रियाज के कुछ सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स। पेंक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स होते हैं, वो एक हार्मोन बनाते हैं और एक डाइजेस्टिव जूस बनाते हैं, इंसुलिन हार्मोन, और एक ग्लूकागन हार्मोन वो बनाते हैं, एंड देन साथ में वो बनाते हैं डाइजेस्टिव जूसेस जैसे ट्रिप्सिन। तो ये तीनों मिलके ये तीनों मिलके जो शुगर मॉलिक्यूल्स ब्लड में है उसको कन्वर्ट करते हैं और ज्यादा सिंपल मॉलिक्यूल्स में, ताकि वो आपके इंटेस्टाइन में और ब्लड आपके इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब हो सके और एसिमिलेट हो सके, मतलब एज अ न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी के थ्रू यूज हो सके। लेकिन अगर पेंक्रियाज में जो वो बीटा सेल्स हैं जो कि ग्लूकागोन बनाते हैं, इंसुलिन हार्मोन बनाते हैं, जो कि आगे शुगर को कन्वर्ट करने का काम करता है, और ट्रिप्सिन जूस भी बनाते हैं, तो वो जो बीटा सेल्स पेंक्रियाज के हैं ना, वो कई बार वीक हो जाते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस, केमिकल का ज्यादा इंटेक होना, स्ट्रेस, जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से, हेरिडिटरी भी, कि किसी के पहले से वीक है, किसी के ब्लड रिलेशन में किसी के वीक होते हैं, तो वो पेरेंट्स के भी बच्चों के भी आगे वीक हो जाते हैं वो सेल्स। तो ये भी एक कारण है। तो बेसिकली डायबिटीज होता ही इसलिए कि ये जो शुगर में आपके ब्लड में इकट्ठी हो गई है, जो भी आपने इंटेक करी है शुगर, जरूरी नहीं कि आपने ज्यादा किया हो या कम किया हो, वो शुगर जितनी भी है, वो सारी ब्लड में इकट्ठी है, वो और सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट ही नहीं हो रही है। और कारण इसका ये होता है कि वो कन्वर्ट इसलिए नहीं हो पा रही कि उसके ऊपर जो इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागन हार्मोन काम करता है और ट्रिप्सिन जूस जो काम करता है, वो एडुकेट अमाउंट में, इनफ अमाउंट में सिक्रीट ही नहीं हो रहा होता पेनक्रियास से। तो जो पेनक्रियास के सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स, अगर वो वीक ना हो, अगर वो अच्छा काम करे, स्ट्रॉन्ग काम करें, उसका स्ट्रॉन्ग काम करना बहुत जरूरी है। तभी जो आपके पेनक्रियास के सेल्स हैं वो पेनक्रियास के जो सेल्स हैं, बीटा सेल्स, वो अच्छा काम कर पाएंगे। जब वो अच्छा काम कर पाएंगे तभी इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागन हार्मोन अच्छे से सिक्रीट हो पाएगा और ट्रिप्सिन जूस भी अच्छे से सिक्रीट हो पाएगा। बाकी यही है कि पूरी कोशिश रहती है कि जो भी हम मेडिसिन देते हैं या जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं एज अ फिजिशियन या एज अ हेल्थ केयर कंसल्टेंट, उसमें जो हमारी कोशिश रहती है कि जो डायबिटीज के सेल्स हैं, जो पेंक्रियास के सेल्स हैं, बीटा सेल्स, अगर वो वीक हो गए हैं तो वो स्ट्रेंथेंड हो जाएं, और अगर वो कम काम कर रहे हैं तो वो ठीक से काम करें। कई लोगों में वो एब्सेंट होते हैं, जैसे हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। तो वो एक अलग सिनारियो होता है, उसमें फिर लाइफ टाइम मेडिसिन चलती हैं या कुछ ना कुछ इस तरह का चलता है लाइफ टाइम, तभी पेशेंट ठीक रहते हैं और शुगर उनकी कंट्रोल रहती है। तो ये पूरा सिनारियो है डायबिटीज के पीछे कि क्यों कैसे डायबिटीज होती है, बॉडी में ऐसी क्या फंक्शनिंग खराब हो जाती है। ओके जी। देखिए, बॉडी में ऐसी क्या फंक्शनिंग, क्या मैकेनिज्म खराब हो रहा है जिसकी वजह से शुगर हो रही है। तो बेसिकली हमारी जो पेनक्रियाज होता है, ऑर्गन होता है, उसमें एक बीटा सेल्स होते हैं, वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन हार्मोन कम काम करता है या फिर कम स्क्रीट होता है। तो जो ब्लड में शुगर है वो कन्वर्ट ही नहीं हो पाती सिंपल मॉलिक्यूल्स में, और डाइजेस्ट ही नहीं हो पाती। तो ये है बेसिकली मैकेनिज्म डायबिटीज के पीछे, जो भी पैथोलॉजी है डायबिटीज के पीछे, वो ये है कि जो बीटा सेल्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो डायबिटीज जो है बेसिकली ये है। कई बार रेज ब्लड शुगर लेवल्स भी होते हैं। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स नहीं होती, जैसे फिजिकल कंडीशंस होती हैं पेशेंट की। जैसे पेशेंट कभी कई बार प्रेग्नेंट होते हैं, पेशेंट जो है वो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में कई बार क्या होता है कि डाइजेशन प्रोसेस थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, एनाटॉमिकल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे फंक्शन स्लो हो जाते हैं, डाइजेशन स्लो हो जाता है। तो अप्रोक्सीमेट प्रेगनेंसी के टाइम में, सेवेंथ मंथ ऑफ गेस्टेशनल पीरियड है, उसमें जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है ब्लड के अंदर। शुगर का लेवल जो है वो
बढ़ जाता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पेशेंट को डायबिटीज है। उसमें हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो एक शुगर का होता है वो टेस्ट करवाते हैं। ये देखते हैं कि हर घंटे पेशेंट को कितनी शुगर पच रही है। शुगर देकर ही ये टेस्ट किया जाता है और देखा जाता है कि पेशेंट को कितनी शुगर बच रही है। इसमें बस हम उन्हें ज़्यादा कैलोरी वाला खाना, ज़्यादा शुगर वाला खाना जो कि शुगर बढ़ा सकता है वो खाना खाना हम उन्हें मना करते हैं कि वो चीज़ें वो ना खाएं। और कई बार हमने देखा है कि ओल्ड एज में भी रेज ब्लड शुगर लेवल आते हैं, जबकि डायबिटीज नहीं होती। जरूरी है कि पेशेंट को डायबिटीज हो। तो रेज ब्लड शुगर आए तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की तो जरूरत है। लेकिन अगर रेज ब्लड शुगर आए तो एकदम से हम मतलब केयरफुल आपको होने की जरूरत है। कोई भी रेज ब्लड शुगर आए तो हम उसे एकदम टर्म नहीं कर सकते कि ये डायबिटिक है, क्योंकि डायबिटीज के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक है टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, एंड देन है प्री डायबिटिक। और एक और कैटेगरी है डायबिटीज के टाइप्स बताने की, जैसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, एंड ऑफ कोर्स उसमें भी एक थर्ड कैटेगरी है प्री डायबिटिक। तो एक डायबिटीज होती है टाइप 1 डायबिटीज जो होती है वो होती है हेरिडिटरी, मतलब जीन्स, जिसमें जीन्स ही ऐसे हैं कि जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स हैं, बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज, वो थोड़े वीक हैं, कमजोर हैं, कि मतलब जीन्स ही ऐसे हैं, जेनेटिक कोडिंग ही ऐसी है, उसकी वजह से। हेरिडिटरी भी होता है कि पेरेंट्स को अगर डायबिटीज है तो पूरे चांसेस है कि बच्चों को भी लाइफ टाइम में आगे जाके डायबिटीज जरूर होगी। तो ये है हमारी टाइप 1 डायबिटीज। देन है हमारी टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज जो होती है उसे कहते हैं एक्वायर्ड डायबिटीज। एक्वायर्ड डायबिटीज क्या होती है कि वो लेटर ऑन लाइफ में होती है। जैसे कि कभी भी हो सकती है, जो टाइप 1 डायबिटीज है जो कि जेनेटिक होती है वो तो यंग एज ग्रुप्स में पाई जाती है। लेकिन 40 ईयर्स के बाद, 50 ईयर्स के बाद अगर हमारी लाइफस्टाइल ऐसा है कि हमारे जो पेनक्रियास के बीटा सेल्स हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे होते, तो हम अच्छा काम तो हमारा मतलब पेनक्रियास के जो सेल्स है वो अच्छा काम नहीं कर रहे होते। तो हमारी जो शुगर है ब्लड में वो ठीक से कन्वर्ट नहीं होती। जब शुगर ब्लड में ठीक से कन्वर्ट नहीं होती तो वो हमारी शरीर को ताकत नहीं देती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है। और तो इसी को हम एक्वायर्ड डायबिटीज कहते हैं। ये जो एक्वायर्ड डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है, इससे पेशेंट को काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। और इसमें भी यही है कि जो भी डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो होने के चांसेस है पेशेंट को लेटर ऑन स्टेज ऑफ लाइफ में ही पता चलता है, जैसे कि 40 के बाद, 50 के बाद, 60 के बाद। और टाइप 1 में तो सेल्स ही वीक हो गए हैं, तो टाइप 1 में तो आपको इंसुलिन देनी ही पड़ती है। टाइप 2 में इंसुलिन भी दी जाती है कई बार अगर कंट्रोल ना हो, या फिर कई बार उसमें मेडिसिन से भी अच्छा असर पड़ता है। नहीं तो लाइफस्टाइल कंट्रोल जो है वो मस्ट होता है। कई बार लोगों को टाइप 2 डायबिटीज में लाइफस्टाइल कंट्रोल से ही आराम आ जाता है। प्री डायबिटीज का मतलब होता है, प्री डायबिटीज में जैसे हम ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन चेक करवाते हैं, HbA1c चेक करवाते हैं, या आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मली चेक करवाते हैं, तो इट कम्स इन बॉर्डर लाइन, तो उसे हम कहते हैं प्री डायबिटीज। मतलब इट्स इन अलार्मिंग स्टेज, इट कैन बी अ डायबिटिक पर्सन ऑल्सो। ज्यादातर प्री डायबिटिक स्टेजेस में हमने देखा है कि फीमेल्स में PCOD PCOS की जो पेशेंट्स होती हैं उनको प्री डायबिटीज का जरूर उसमें खतरा रहता है, रिस्क रहता है। क्योंकि प्री डायबिटीज में अगर वर्ड आ गया उसमें प्री डायबिटीज, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इंसुलिन हार्मोन जो है वो कम बन रहा है। और अगर इंसुलिन हार्मोन कम बन रहा होता है तो शरीर में बहुत सारी मेटफॉर्मिन भी मतलब मेटफॉर्मिन जो होता है वो इंसुलिन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो हम उस केस में कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे जैसे मेटफॉर्मिन, ग्लूकागन, ये सब देते हैं। तो जो भी डायबिटीज के पेशेंट हैं जिनमें प्री डायबिटीज वाला जो कंसेप्ट है, प्री डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनमें अक्सर देखा जाता है कि फीमेल को PCOS और PCOD जरूर है, क्योंकि उनका जो इंसुलिन हार्मोन है वो कम काम करता है, या तो कम होता है क्वांटिटी में या फिर कम काम करता है। ये दो सिनारियोज होते हैं। तो जब इंसुलिन हार्मोन कम हो और कम काम करे तो एक डिसीज है जिसे PCOD PCOS कहते हैं, वो भी बनने के बहुत चांसेस होते हैं। डायबिटीज पेशेंट को पूरा अक्सर रहता है कि उन्हें फर्टिलिटी इश्यूज रहे। तो ये तीनों ही हैं, टाइप 1 टाइप 2 प्री डायबिटीज। इन तीनों के बेसिस में कैटेगरीज में आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास जो कस्टमर आए हैं उनको कौन सा है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, या प्री डायबिटीज है। तो उसके बेसिस में आप उनको मेडिसिन दे सकते हैं। जो प्री डायबिटीज के पेशेंट है इसका मतलब उसमें अलार्मिंग स्टेज पे है, अभी पूरा डायबिटीज नहीं बना है, उसके पहले की कंडीशन है, तो आप उसमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, अच्छे न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। आप उन्हें अच्छा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट सिखा सकते हैं, रूटीन सिखा सकते हैं, डाइट सिखा सकते हैं, अच्छी एक्सरसाइज सिखा दे सकते हैं। तो अच्छा लाइफस्टाइल और अच्छी चीज़ें ये फॉलो करने से और एंटी डायबिटिक डाइट को फॉलो करने से, और डेफिनेटली हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे करेला जामुन जूस है, शिलाजीत है, उससे प्री डायबिटीज में कंट्रोल पाया
जा सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको टाइप 1, टाइप 2 और प्री डायबिटीज के बारे में बताया। एक और कैटेगरी होती है डायबिटीज को डिफाइन करने की, उसमें दो तरह की डायबिटीज होती हैं। वो कैटेगरी है नॉन इंसुलिन डायब उसमें फर्स्ट जो टाइप आता है डायबिटीज का वो है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, एंड सेकंड आता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है उसमें ये होता है कि वो इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं होती, मतलब सेल्स ही नहीं होते। कई बार पेनक्रियास में जो बीटा सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन बनाते हैं वो होते ही नहीं है, और बचपन से नहीं होते वो सेल्स। तो जब सेल्स ही नहीं होंगे तो इंसुलिन हार्मोन कहाँ से बनेगा, तो वो इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है डायबिटीज। और एक है इंसुलिन डिपेंडेंट, मतलब कि उसमें पेशेंट को हमें इंसुलिन बाहर से देना पड़ता है तभी उसका शुगर कंट्रोल हो पाता है, और कई बार हमें इंसुलिन नहीं भी देना पड़ता। जैसे नॉन जैसे जिसमें हमें इंसुलिन दे के करना पड़ रहा है, कई कई बार क्या होता है कि इंसुलिन ठीक से सिक्रीट हो रहा है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन शुगर लेवल ही इतना बढ़ा हुआ है आपकी गलत लाइफस्टाइल की वजह से। तो उसमें उस केस में हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट कहेंगे कि उसमें इंसुलिन देने की जरूरत नहीं है, जो लाइफस्टाइल है उसको ठीक करने की जरूरत है, कुछ मेडिसिन की जरूरत है जो कि शुगर को किल शुगर की जो सेल्स है उसको ईट अप कर दे, मतलब शुगर खत्म कर दें। शुगर ब्लड से खत्म कर दे, शुगर को हम ऐसे नहीं कह सकते कभी कि वो हम खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि एक नॉर्मल शुगर लेवल तो आपके ब्लड में होना ही चाहिए। सुबह खाली पेट खाने के 2 घंटे बाद और रैंडम में एक नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल एक रेंज में होता है, वो तो होना ही चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो पेशेंट ऑलमोस्ट हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएंगे, लो शुगर में चले जाएंगे, जो और खतरनाक होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को चक्कर आ जाते हैं, कोमा तक की कंडीशन आ जाती है। जो कोमा के पेशेंट्स होते हैं उनका शुगर बहुत लो रहता है, तो ये कंडीशंस आ जा सकती है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि शुगर को हम कभी ऐसे नहीं कह सकते कि शुगर खत्म कर देंगे, ईट अप मतलब खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं बोल सकते। डायबिटीज को हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम खत्म कर देंगे, इस तरह की वर्ड्स हम थोड़ा कम ही यूज करते हैं। बेसिकली हमें क्या करना है, आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करना है, आपके डायबिटीज को एक डिसऑर्डर बनने से और डायबिटीज के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उससे रोकना आने से। देखिए अब मैंने आपको और जैसे नॉन इंसुलिन इंसुलिन का मैंने आपको फर्क समझाया, एक है जिसमें इंसुलिन प्रॉपर बन रहा है लेकिन लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से ब्लड में शुगर बहुत ज्यादा है, ठीक है। एंड सेकंड है इंसुलिन डिपेंडेंट, मतलब उसमें इंसुलिन हार्मोन ही नहीं, या तो नहीं बन रहा है या बहुत कम बन रहा है, ये कंडीशन होती है। तो उसमें हमें फिर इंसुलिन हार्मोन ज्यादा, ये टाइप 1 वाली होती है, इसमें हमें ज्यादातर इंसुलिन हार्मोन बाहर से देना पड़ता है मैक्सिमम में। लेकिन इसमें भी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स अगर इसमें दिए जाते हैं तो कई बार बीटा सेल्स जो होते हैं उसका जो रिग्रेशन हुआ होता है, वीकनेस होती है, वो खत्म हो जाती है, और वो इतने अच्छे उसमें काम करने लगते हैं कि इनफ ऑफ द अमाउंट ऑफ इंसुलिन बढ़ने लगता है। तो हर तरह के डायबिटीज के पेशेंट में आप ये जो हमारे वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं डायबिटीज से रिलेटेड, ये तो आप दे सकते हैं। साथ में उनको आप अच्छा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बताइए। और डायबिटीज के साथ एक ये चीज है, एक मेजर फैक्ट है कि जब भी आपके पास कोई कस्टमर आए और वो कहने कि वो क्रोनिक डायबिटिक पेशेंट है, बहुत लंबे समय से डायबिटीज की समस्या के लिए दवाइयां ले रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट को आप कभी ना कहिए कि उन्हें अपना जो भी वो एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं वो बंद करनी है। ये बात ध्यान देने लायक है, क्योंकि क्या होता है कि एलोपैथिक मेडिसिन जो होती हैं उसके उसके आप हैबिचुअल हो चुके होते हैं, तो अगर एलोपैथिक मेडिसिन आप एकदम से बंद कर देंगे तो जो आपका शुगर लेवल है वो अचानक सडनली एकदम से शूट अप हो जाएगा। और जो ऑल्टरनेट पैथीज की मेडिसिन होती हैं जैसे आयुर्वेद होम्योपैथी की जो मेडिसिन होती हैं, उनसे वो कंट्रोल करना बहुत बहुत कम होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है फिर उसके लिए वो कम होना। जैसे कि आप रोज एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं, उससे आपकी शुगर जो कि 350 रहती थी अभी आ रही है आपकी 100 या 110 आ रही है सुबह खाली पेट की। लेकिन अगर आपने 2 दिन से एलोपैथिक दवाई नहीं ली और सिर्फ आयुर्वेदिक ले रहे हैं, तो जो एलोपैथिक दवाई का वो जो कंट्रोल था उसको अडाप्ट करने में, उससे चेंजेस आने में और दूसरे प्रोडक्ट से मेल खाने में आपकी बॉडी को, आपके पूरे इम्यून सिस्टम को थोड़ा टाइम लगता है। तो उसकी वजह से आपकी शुगर जो है वो एकदम शूट अप हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर अगर आप आयुर्वेदिक दवाई लेते हो तो उसको तो पूरा 15 दिन या फिर 3 हफ्ते चाहिए अच्छे से आपकी बॉडी में सेटल होने के लिए। तो ये एक सिनारी होता है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। जो भी एलोपैथिक दवाई डायबिटीज के पेशेंट ले रहे हैं आप उनको बंद करने के लिए नहीं कहेंगे। आप हमेशा कहेंगे कि जो डायबिटीज के पेशेंट है वो अपनी एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाई दोनों प्रोडक्ट साथ में लें। जैसे जैसे उनको आराम मिलेगा वैसे वैसे उनका जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो अपने डायबिटोलॉजिस्ट से कम बात करके उनसे वो उसकी डोसेज उसकी वैल्यू कम करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने डायबिटीज के बारे में पूरा समझ लिया। डायबिटीज के कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं।
जैसे सिर से लेके पैर तक बॉडी के हर पार्ट में डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे हेयर फॉल होता है, आईज में प्रॉब्लम होती है, स्किन में पायोडर्मा होता है, पायरिया हो जाता है मुंह में, बकल कैविटी में प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, थायराइड प्रॉब्लम हो जाती है, स्टमक में एब्डोमेन में प्रॉब्लम हो जाती है, इंडाइजेशन हो जाता है, और जॉइंट पेन का प्रॉब्लम रहता है। जॉइंट पेन का प्रॉब्लम रहता है डायबिटीज के पेशेंट्स को। जॉइंट पेन का प्रॉब्लम रहता है डायबिटीज के पेशेंट्स को। साथ में एम्प्यूटेड फुट का भी होता है, डायबिटिक फुट हो जाता है अगर डायबिटीज के पेशेंट को कोई कट लग जाए, कोई जख्म हो जाए, तो जल्दी ठीक नहीं होता, वहां पे पस फॉर्मेशन हो जाती है, जर्म्स हो जाते हैं जो जल्दी सेप्टिक बना लेते हैं और ठीक नहीं करते होने देते उसको। कई बार तो एम्प्यूटेशन ऑफ फुट की जरूरत पड़ जाती है, मतलब उस जगह को कट करके, उस फुट को कट कर करके वहां पे एम्प्यूटेड फुट, नकली फुट लगाना पड़ता है। इसे डायबिटिक फुट कंडीशन कहते हैं। गैंग्रीन फॉर्मेशन हो जाती है, नेक्रोसिस हो जाता है, एकदम सेप्टिक हो जाता है पूरे पैर में, तो इसे डायबिटिक फुट कहते हैं। इट इज वेरी वेरी कॉमन इन डायबिटीज पेशेंट, जो आगे चल के लाइफ में उनको मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि उनको हो। ठीक है। और बाकी जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, उनकी किडनी पर भी असर आने के चांसेस होते हैं, किडनी प्रॉब्लम होने के उनके पूरे पूरे चांसेस होते हैं। और इसकी वजह से अगर डायबिटीज है किसी को, तो पूरे चांसेस है कि उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ रहे, हाई ब्लड प्रेशर भी की प्रॉब्लम भी उनको अक्सर हो जाती है। डायबिटीज के पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम भी हो जाती है, मतलब हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी हो जाते हैं। तो इसे डायबिटीज जो होती है उसे मैनेज करना बहुत जरूरी है। डायबिटीज जो होता है उसको आप छोटा मत समझिए। डायबिटीज के पेशेंट को अक्सर ब्रेन स्ट्रोक होता है, पैरालिसिस हो जाता है। डायबिटीज खुद एक बीमारी नहीं होती, वो आपके शरीर में क्योंकि क्या करती है कि सारा शुगर ब्लड में इकट्ठा कर देती है, तो आपके जो सेल्स होते हैं, डीपर टिश्यूज होते हैं, उनको शुगर नहीं मिलता ऑक्सीडेशन के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो इस वजह से क्या होता है, बॉडी में बहुत वीकनेस आ जाती है, बहुत वीकनेस आ जाती है, बॉडी के हर ऑर्गन में, हर पार्ट में बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है, जो कवर अप करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में पेशेंट को तरह तरह की बॉडी के हर पार्ट की बीमारी हो सकती है, जैसे नर्व इम्पेयरमेंट हो जाती है, नर्व प्रॉब्लम्स हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा लोगों को शियाटिका हो जाता है, नसें कमजोर हो जाती हैं लोगों की, पैरालिसिस हो जाता है, पैराथिसिस हो जाता है जिसमें सिर्फ नसें कमजोर हैं। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो डायबिटीज के पेशेंट को फेस करनी पड़ सकती हैं अगर उनका डायबिटीज, जो उनका शुगर लेवल है वो कंट्रोल ना रहे। ठीक है। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि एक्चुअली डायबिटीज क्या होता है, रेज ब्लड शुगर लेवल क्या होता है। आपके पास कस्टमर्स आएंगे, जो मैंने आज आपको टर्म्स बताई हैं वो सब इस्तेमाल करेंगे, तो आप थोड़ा जान लीजिएगा कि उनको क्या इश्यू है, और डायबिटीज है, डायबिटीज के साथ कोई और प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी आप उनको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि डायबिटीज कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, तभी उनकी ये वाली जो साथ में प्रॉब्लम है ये ठीक होएगी। और वैसे भी जब हम, कोई भी कस्टमर आता है, कोई पेशेंट आता है आपके पास, आप एक हिस्ट्री बना लीजिए कि उनकी शुगर के बारे में और बीपी के बारे में जरूर पूछिए, एज, शुगर है या नहीं, और बीपी। क्योंकि अब माना जा रहा है कि पूरे, हम सिर्फ इंडिया की तो बात ही नहीं करते लोग, अब तो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को अगर लिया जाए तो एवरी थर्ड पर्सन इज सफरिंग थ्रू डायबिटीज। इंडिया में तो फिर भी लोग, लाइफस्टाइल लोगों का काफी ठीक हो गया, बाहर तो लोग मीठा ही इतना खाते हैं और लाइफस्टाइल इतना अच्छा नहीं है, जितना मीठा खाते हैं, जितने कैलोरीज लेते हैं मीठे में, उतना वो बर्न आउट नहीं करते, जिसकी वजह से उनको डायबिटीज हो जाता है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ नॉन वेज ईटर्स को डायबिटीज होता है या वेज ईटर्स को डायबिटीज होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है। तो और डायबिटीज रिलेटेड कुछ फूड स्टफ भी हैं, जो ऐसा खाना जो डायबिटीज के मरीज खा सकते हैं। डायबिटीज के मरीज को अक्सर लगता है कि वो ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, लेकिन जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उनके पास फूड ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। डायबिटीज के मरीज के लिए, अगर वो नॉनवेज ईट कर सकते हैं तो फिर वो एग खाएं, अंडे से उनका डायबिटीज कंट्रोल होता है, ब्लड शुगर लेवल ठीक होता है। फिश वो ले सकते हैं, फिश से उनको बहुत बेनिफिट मिलता है, चिकन से भी बहुत बेनिफिट मिलता है। लेकिन ये तीनों चीज़ें डायबिटीज में हेल्पफुल हैं और मदद करती हैं पेशेंट की। एंड सेकेंड थिंग, अगर वो वेज ईटर्स हैं तो वेज में भी बहुत है, वेज में जो उन्हें नहीं खाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। पेशेंट को आलू, चावल, चीनी और मैदा ये बंद है। आलू, चावल, चीनी और मैदा या मैदे से बनी हुई चीजें ये बंद है। फलों में चीकू, केला, अंगूर और आम, ये चार चीजें बंद है। चीकू, केला, अंगूर और आम, ये चार चीजें, ये चार फल शुगर के मरीज को बिल्कुल बंद है। आलू नहीं खाना बिल्कुल, बाकी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भिंडी जो है वो बहुत अच्छी रहती है शुगर के मरीजों के लिए। ठीक है। पानी ज्यादा पिए, उन्हें 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को चलना जरूर है, शुगर के मरीज के लिए चलना बहुत जरूरी है। शुगर के मरीजों के लिए नियमित तौर पे अपनी शुगर लेवल चेक करवाना ग्लूकोमीटर से, ये बहुत बहुत जरूरी है।
और मैदे से बनी चीज़ें उनको बिल्कुल नहीं खानी। ड्राई फ्रूट्स वो ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में उनको किशमिश और मुनक्का और अंजीर ये नहीं खाना। किशमिश, मुनक्का, अंजीर ये नहीं खाना। जितना हो सके वो मूंगफली खाएं। जितना पीनट्स खाएंगे, मूंगफली खाएंगे, उतना ही उनका शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। काले चने, सफ़ेद छोले, ये शुगर के मरीजों के लिए बहुत अच्छे हैं। दालें पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी हैं शुगर के मरीजों के लिए। बेसन बहुत अच्छा है। चौकर युक्त आटा बहुत अच्छा है। मल्टीग्रेन का जो चौकर युक्त आटा है वो बहुत अच्छा है। बार्ले, जौ बहुत अच्छा है। जौ का सत्तू, जौ ये बहुत ही अच्छा है शुगर के मरीजों के लिए। चीनी शुगर के मरीजों के लिए बहुत हानिकारक है, तो चीनी ना लें। और आजकल गुड़ भी उतना अच्छा नहीं मिलता है, तो अगर शुरू में उनकी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो गुड़ भी ना दें। लेकिन जब वो धीरे धीरे कंट्रोल आने लगे तो आप हफ्ते में 1 या 2 बार उनको गुड़ दे सकते हैं। घी से कोई परहेज नहीं है, घी खाएं, लेकिन रोज रोज तला हुआ, घी में तला हुआ खाना ना खाएं। रोटी पे थोड़ा सा देसी घी लगा के वो खा सकते हैं, या दाल में 1 चम्मच देसी घी डाल के, उबली हुई मूंग दाल में 1 चम्मच देसी घी डाल के वो ले सकते हैं। मूंग मसूर की दाल शुगर के पेशेंट के लिए बहुत बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं नॉर्मल जो आपके आसपास मिल जाएंगी, जो शुगर के मरीज खा सकते हैं। मखाने खा सकते हैं शुगर के मरीज, बहुत अच्छा रहता है। फलों में सब कुछ खाएं। अक्सर आजकल जीआई इंडेक्स के नाम पे यूट्यूब पे भी आपको बहुत कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन सारा कंटेंट सही नहीं है। सब कुछ बंद नहीं करना, वरना पेशेंट को बहुत वीकनेस हो जाएगी। आप बस चीकू, केला, अंगूर और आम, ये 4 चीजें ना खाएं। चीकू, केला, अंगूर और आम। बाकी सारी चीजें, सारे फल शुगर के पेशेंट्स ले सकते हैं। ये वहम है कि उन फलों से शुगर बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उन फलों से शुगर बिल्कुल कंट्रोल भी हो सकता है, और बहुत सारे साइड इफेक्ट से आप बच सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीजें थी, डाइट टिप्स है जरा से, वो मैंने आपको डायबिटीज पे दिया। बाकी डायबिटीज के ऊपर हम डाइट चार्ट भी बनाते हैं, और पूरा वास्ट एक्सप्लेनेशन होता है कि कैसा खाना खाना चाहिए और कैसा नहीं। अभी हम डिस्कस करते हैं, हमारे कुछ 3 प्रोडक्ट्स हैं, बहुत फेमस है, जो हम डायबिटीज के पेशेंट को देते हैं। ये ग्लूको बैलेंस कैप्सूल, 2 कैप्सूल सुबह शाम खाने के पहले लेना है। ये ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में मदद करता है। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन से, बार बार यूरिन आने की जो प्रॉब्लम होती है उससे बचाता है। जो आपको पानी बार बार पीने का मन करता है, कई बार शुगर के मरीज जो होते हैं उनकी थर्स्ट, भूख और प्यास बहुत बढ़ जाती है, तो उसमें ये ग्लूको बैलेंस बहुत अच्छा काम करता है। ओवरऑल एक अच्छा कैप्सूल है शुगर के पेशेंट के लिए, आयुर्वेदिक कैप्सूल है, हम ये कह सकते हैं। तो जितने भी शुगर के पेशेंट हैं उनको आप ग्लूको बैलेंस कैप्सूल 2 कैप्सूल सुबह शाम खाने के पहले जरूर बोलिए। साथ में जो भी वो एलोपैथिक दवाई या इंसुलिन ले रहे हैं वो नहीं छोड़ेंगे, वो साथ में लेते रहेंगे। ठीक है, तो कम से कम 2 कैप्सूल सुबह, 2 शाम को खाने के पहले लेना है। ये है करेला जामुन जूस। करेला जामुन जूस जो है वो एक हम कह सकते हैं न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स या फूड सप्लीमेंट है शुगर के पेशेंट के लिए। करेला और जामुन को आप जानते हैं, जामुन डायूरेटिक होता है और करेला जो होता है वो वेट को कंट्रोल करता है। और जो भी कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर आपके ब्लड में है उसे करेला जो है वो और अच्छे से पचाने में मदद करता है। एंड जामुन का जो है वो डायूरेटिक है, जो एक्स्ट्रा शुगर लेवल बढ़ा हुआ है यूरिन में उसको पानी के रस से किडनी के थ्रू ले जाकर यूरिन के रस से पानी की फॉर्म में बाहर निकाल देता है। तो जामुन डायूरेटिक है, और मैक्सिमम इसकी कोशिश यही रहती है कि डायूरेसिस से मतलब यूरिनेशन से आपकी शुगर को बाहर निकाल दे। शिलाजीत कैप्सूल जो है वो 1 कैप्सूल दिन में 1 बार लेना है। ये एक अच्छा इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर होता है, इम्यूनिटी एनहांसर होता है, ब्रेन हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा होता है, और एक अच्छा पोटेंट इम्यूनिटी एनहांसर है ये। तो आपकी कोई भी नर्वाइन प्रॉब्लम हो, न्यूरोलॉजिकल इशू हो, कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, उसमें आप शिलाजीत कैप्सूल दे सकते हैं। 1 कैप्सूल दिन में 1 बार दीजिए, और लगातार 3 महीने तक दीजिए, उससे बहुत पेशेंट को आराम मिलेगा। शुगर के पेशेंट को पैरालिसिस होने का दिक्कत है, ब्रेन स्ट्रोक होने का दिक्कत है, वो सारी चीजें इससे ठीक हो जाएंगी अगर 1 कैप्सूल दिन में 1 बार लिया गया तो। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 3 प्रोडक्ट्स हैं शुगर के जो बहुत फेमस हैं। एंड कोई भी आपके पास कस्टमर आता है आप उनको ये प्रिस्क्राइब करिए। जो डोज मैंने आपको बताई है वो एक अच्छी एकदम एडुकेट डोज है, इसी डोज में आप प्रिस्क्राइब करिए, उन्हें बहुत आपसे हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्पफुल बेनिफिशियल रहेगा उनके लिए। आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है डायबिटीज से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम ग्लूकोवेलेंस टैबलेट, करला जामुन जूस और शिलाजीत जूस, उसके साथ नुवा जूस दे सकते हैं क्या? सर नोवा जूस की जरूरत नहीं है, इसके साथ आप वो दे सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जूस दे सकते हैं। नोवा जूस नहीं, एंटीऑक्सीडेंट जूस, साथ में आप जीआईटी भी दे सकते हैं, फोर्डवेल भी दे सकते हैं। ठीक है ठीक है, थैंक यू मैम। ओके सर। किसी और का कोई क्वेश्चन है डायबिटीज से रिलेटेड तो आप प्लीज पूछ सकते हैं आराम आज इस प्लेटफॉर्म पे। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून।
मैम एक्चुअली शुगर वाले एंटीऑक्सीडेंट जूस नहीं पी सकते हैं ना? शुगर पेशेंट क्या नहीं पी सकते? एंटीऑक्सीडेंट जूस। नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। एंटीऑक्सीडेंट जूस जो है उसमें बेरी डाली हुई है, शुगर नहीं हाँ है हाँ उसमें, बेरी है, वो सिरप नहीं है। सिरप हाँ जिसमें हाँ लिखा होता है उसमें शुगर होती है, तो वो सिरप नहीं ले सकते आप। जैसे सर्व संजीवनी सिरप है, वो भी हाँ अच्छा हाँ होता है इम्यूनिटी के लिए, लेकिन वो सर्व संजीवनी सिरप शुगर के पेशेंट को हम नहीं दे सकते। आप शिलाजीत ले सकते हो, एंटीऑक्सीडेंट जूस ले सकते हो। एंटीऑक्सीडेंट जूस में आपने देखा होगा बेरीज हैं बहुत सारी। ये मैं बताना चाहती हूँ, जो बेरी फ्रूट होता है ना, जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ये शुगर के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है। ओके फाइन मैम फाइन। ओके जी, थैंक मैडम, वेलकम। करेला जामुन जूस खाली पेट लेना है कि खाने के बाद? खाने के पहले ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, 20 मिनट पहले। और ग्लूको बैलेंस? वो भी खाने के पहले लीजिए, 15 मिनट पहले। अच्छा, दोनों पहले लेना है। और पहले ज्यादा शिलाजीत अच्छा सा करेंगे। शिलाजीत शिलाजीत आप खाने के खाने बाद? के बाद, हाँ, पूरे दिन में एक बार खाने के बाद, रात में भी ले सकते हैं, दोपहर के बाद कभी भी ले सकते हैं। गुड ठीक है, आफ्टरनून थैंक यू। मैम। गुड आफ्टरनून। हाँ मैम, मुझे शुगर है, लेकिन मैं यहाँ अंग्रेजी मतलब एलोपैथी में कर रही हूँ, लेकिन साथ में हमको थोड़ा यूरिन इन्फेक्शन बहुत बार बार होती है। अच्छा और अच्छा, मैं जब दवाई करती हूँ तो ठीक हो जाता है, फिर वापस हो जाता है। कोई बात तो नहीं, आप इसके एक लिए बार मैं ना, क्या करूँ? अच्छा जी, कोई बात नहीं, आप करेला जामुन जूस लीजिए, साथ में फोडवेल और जीआईटी लीजिए, ठीक है। अच्छा। हाँ, और मुझे वो बताइए दोनों फिर। ले रही हूँ मैं, फोरवल जीएटी तो रनिंग में है। हाँ, साथ में करेला और जामुन जूस लीजिए, ओके। ठीक है, और कुरकुमिन और C3 कैप्सूल्स। ये जो हो रही है तो इसका मतलब क्या, ये शुगर बढ़ी हुई हो, ऐसे हो सकता है ना? हो सकता है, हो सकता है। आप यूरिन रोटीन माइक्रोस्कोपिक चेक करवा लीजिए एक बार, ठीक है। अच्छा, क्या चीज मैडम? यूरिन रोटीन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, पेशाब की अच्छा, जांच। ठीक है ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम। ओके, वेलकम वेलकम। अच्छा, हेलो। मैम मैम गुड आफ्टरनून मैम, मैं वेरी तुलसीदास गुड गुप्ता आफ्टरनून। से बोल रहा हूँ। हेलो हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैम, actually due to some net problem I attended late, so can you tell me the three products for the diabetes and their doses? It's glucobalance capsule or Karela jamun juice, and third one is Shilajit capsules. Glucobalance capsule is 2 capsules twice a day before meal with water. It's 15 minutes before meal. And Karela jamuns you have to take 20 ml twice a day before meal with water. And third one is Shilajit capsule. That's 1 capsule once a day after meal. ओके, करेला जामुन एम्प्टी स्टोमक में लेना है मैम, और उसके बाद रात को बिफोर डिनर। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल एम्प्टी स्टमक लेना है, देन बिफोर डिनर लेना है, बिल्कुल। और शिलाजीत आफ्टर लंच। आफ्टर लंच कभी भी ले सकते हैं, आफ्टर डिनर भी 1 कैप्सूल ले सकते हैं पानी से। अच्छा, दिन में एक बार। और ग्लूको बैलेंस 15 मिनट्स बिफोर लंच एंड डिनर, राइट? राइट राइट, एकदम राइट। And another problem I'm having from more than 20 years, that is I'm having problem of piles. So for that, the capsule and the ointment that I can use, or यस, any other, हाँ, or पाइल्स maybe due to sugar, maybe. पाइल्स ऑइंटमेंट जो है वो आपको, Hello. पाइल्स ऑइंटमेंट, इफ यू आर हैविंग पाइल्स, देन यू कैन गो फॉर पाइलो टैब, 2 tablet twice a day after meal. You can take this, and then you can apply piles ointment also. It has to be applied twice a day before passing stool. Okay. Yeah. Pile, that is after meal 2 tablets, हाँ, so whenever and when these two. in And any in regarding cholesterol, ma'am, anything regarding cholesterol, we cholesterol? recommend, in cholesterol we recommend omega balance capsule. It's a we can say it's a cardio supplement. It's omega Okay, balance capsule, 1 capsule once a day after meal. okay, okay. Thank you, ma'am. Wow, yes, very good. हेलो मैम। Hello. मेरे थाइस में जैसे स्ट्रेन आ रहा है, हम्म मस्तिष्क में, मांसपेशियों में, तो हम्म उसके लिए मैं क्या ले सकती हूँ? मांसपेशियों में स्प्रेन आ रहा है तो आप कालभास टैबलेट लीजिए जरूर, 1 गोली सुबह शाम खाने के बाद, कालभास टैबलेट। जी, जी, उससे हो जाएगा मैम? बिल्कुल बिल्कुल, आप लेके क्योंकि देखिए, आपको बहुत अभी रिलीफ मिलेगा। घुटने भी नहीं मुड़ रहे हैं, ऐसा हो गया है अभी। नहीं नहीं, आप कालभास टैबलेट लेके देखिए एंड मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है। ओके, ओके, ओके जी, थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। ओके,
थैंक यू सो मच, इट हैज़ बीन अ वेरी नाइस सेशन विद ऑल ऑफ यू एंड आप सबने पार्टिसिपेट किया जो बहुत इंकरेजिंग था। और मैं पूरी आशा रखती हूँ कि आगे भी आप इसी तरह से आगे के सेशंस में बने रहेंगे। एंड मेरी ओपीडी होती है सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, मंडे से लेकर सैटरडे तक। अगर आपका कोई भी आपको किसी को भी अगर डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए दिखाना है, इन पर्सन कंसल्टेशन लेना है, तो आप आके कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।